एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। एक्चुअली ये है क्या, पहले ये जानते हैं, उसके बाद इसको निकालते कैसे हैं ये हम जानेंगे, राइट। जैसे हम जानते हैं हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज एक स्फीयर में लेते हैं। अगर यहाँ कोई z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई नंबर है तो हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मिल जाएगा। पढ़ा था ना हमने कि नॉर्थ पोल से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं और जहाँ पर उस पॉइंट को कट करता है स्फीयर पे, सरफेस पे, वो क्या कहलाता है, उसका प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मान लिया जाए हमारे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है z, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ही है। दूसरा पॉइंट है z डैश, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में है। आई बात समझ में। तो ये z और z डैश की कोई ना कोई इमेज इस स्फीयर में होगी प्रोजेक्शन में। आई बात समझ में। मान लिया इसकी इमेज इस प्रोजेक्शन में जो है उसको एक्स वाई जेड मान लिया, और इसकी इमेज इस प्रोजेक्शन में जो है उसको मैंने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लिया। आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, इस एक्स वाई जेड और इस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और यही जो डिस्टेंस होगी इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बोलते हैं। आई बात समझ में। अब हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये होगा कि हम इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ले लिया लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड z डैश इक्वल्स टू मैंने मान लिया p प्लस आयोटा q मान लेता हूँ, और p डैश प्लस आयोटा q डैश मान लेता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो। एंड लेट p प्लस आयोटा q की इमेज मैंने हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से एक्स वाई जेड मान लिया है, और हिस्टोरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से इसकी जो इमेज मैंने स्फीयर में है उसको मैंने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश निकाल लिया है। आई बात समझ में। तो अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, सी डिस्टेंस बोला, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये किसका पॉइंट है, स्फीयर का पॉइंट है। ये भी किसका पॉइंट है, स्फीयर का पॉइंट है। तो ये दोनों स्फीयर में लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई जेड and x dash y dash z dash are on S। so इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, और एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल्स टू जेड डैश। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। द लेंथ of the segment joining Z and Z dash known as coordinate distance of Z from Z dash is defined by डी जेड जेड डैश, या फिर बोलते सो नॉट जेड जेड डैश, काई जेड जेड डैश। आई बात समझ में। ठीक हो गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये पॉइंट मैप हो रहा है एक्स वाई जेड पे, ये पॉइंट मैप हो रहा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स डैश स्क्वायर माइनस 2x डैश, फिर वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, फिर माइनस 2y वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, इसको मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से जेड रखूँगा, और जो ऐसे एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर आएगा, उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट से जेड डैश रखूँगा। तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा अगर डायरेक्ट लिख लूँ तो कोई गुस्ताखी नहीं होगी। कितना आएगा, अंडरूट ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर पूरा लिख लूँ, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब मैं इसको लिख लूँगा बेटा, क्या, इसको लिख लिया जेड डैश माइनस 2 टाइम एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये जेड डैश है। ठीक हो गया। हमने जब स्टार्टिंग में स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि x का मान जो था वो था क्या, z प्लस जेड बार अपॉन 2 टाइम 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर पढ़ा था ना। और y का मान कितना था, माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार ओवर 2 टाइम 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ऐसे हमने z का मान क्या पढ़ा था, z का मान पढ़ा था मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये सब हम पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, तो z डैश के लिए क्या, x डैश के लिए क्या आ जाएगा, जेड डैश बार ओवर 2 टाइम 1 प्लस जेड डैश मॉड स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, किस वाली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में, तो हमें मिलेगा क्या, जेड डैश बार इक्वल्स टू, आप घर में थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा इसको, हाँ, ओवर अंडरूट ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर और अंडरूट ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड डैश स्क्वायर। ये आपका कॉर्डल डिस्टेंस आ गया। यानी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट जेड है और ये पॉइंट कोई जेड डैश है, तो उनकी जो इमेज बन रही है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अनुसार कहाँ, स्फीयर पे, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन हम उन पॉइंटों को ना निकालने के बजाय इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर से उस डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं, और उस डिस्टेंस को ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको ये मिल गया है। इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मॉडुलस ऑफ जेड इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है तो इसकी इमेज स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में कहाँ की ओर टेंड कर रही है, 0 0 1 नॉर्थ पोल की तरफ कन्वर्ट करती है। जब नॉर्थ पोल की ओर कन्वर्ट करती है तो इसका मतलब अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये डिस्टेंस निकालूं, कॉर्डल डिस्टेंस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और इन्फिनिटी के बीच में निकालूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली, x माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश स्क्वायर, एक्स डैश को 0, वाई डैश को 0, जेड डैश को क्या मान लिया हमने 1, क्योंकि एक्स डैश वाई, यहाँ देखो जेड तो हमारा कहाँ है, जेड की इमेज तो हम जा रही है एक्स वाई और जेड पे जा रही होगी, और जेड डैश क्या है, कहाँ जा रहा है, 0 0 1 पे जा रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस को आप कैसे निकालोगे, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब फिर वही बात आई, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम जेड, और इसको फिर से दोबारा से क्या रख दोगे, जेड, तो कितना आ गया, जेड प्लस 1 माइनस 2 जेड, और इसको आप अंडरूट 1 माइनस जेड लिख लोगे, हाँ या ना, अंडरूट 1 माइनस जेड लिख लोगे। फिर वही जेड का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से जेड का मान कितना, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर अपन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, वो वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी और जेड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 1 अपॉन अंडरूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। दोनों इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड मान लो, राइट। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच की कॉर्डल डिस्टेंस निकालनी है, तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर दीजिए, ये हो गया। लेकिन अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, दूसरा इन्फिनिटी के बीच में कॉर्डल डिस्टेंस निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक हो गया। अब इसी में ध्यान देखना, हमने जेड डैश क्या निकाला था बेटा, ये था हमारा जेड माइनस जेड डैश अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड डैश स्क्वायर,
है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहली कंडीशन इसका मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, हाँ या ना, और इसका मान 0 होगा कब, जब z बराबर z डैश हो जाएगा, और जब z बराबर z डैश है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरा कि आप z डैश के बीच की डिस्टेंस निकालो या z डैश z के बीच की डिस्टेंस निकालो, क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। पांचवा कि अगर आप कोई तीसरा पॉइंट इसमें ऐड भी कर देंगे तो ये इस तरह की कंडीशन को भरपूर तरीके से निभाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये मीट्रिक स्पेस के 4 की 4 कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात ये आपका क्या है, एक मीट्रिक है, इज ए मीट्रिक, या इसको बोलते हैं हम कॉर्डल मीट्रिक ऑन C इंफिनिटी।